गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने चैप्टर विलियन को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे द्रवों के वाष्प दाब और राउल्ट के नियम की। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वाष्प दाब की। मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि वाष्प दाब किस तरह से ओरिजिन होता है, किस तरह से पैदा होता है। देखिए, हमारे पास एक वेसल है और इस वेसल में एक द्रव भरा हुआ है। द्रव के अणु अपनी ऊर्जा के अनुसार अलग अलग लेयर्स में इकट्ठा हो जाते हैं। जिन अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिक होगी वे सतह पर होते हैं और ये अणु जब सतह को छोड़कर गैसीय अवस्था में चले जाते हैं तो द्रव की वाष्पें बनती हैं। इन वाष्पों के कारण ही किसी द्रव का वाष्प दाब बनता है। द्रव की सतह से अणुओं का वाष्पों में परिवर्तन होना, इस घटना को वाष्पन या इवापोरेशन कहा जाता है। यदि ये वेसल बंद हो, अर्थात ये वाष्पें यहां से बाहर ना निकल सकती हो, तो अपनी प्रकृति के अनुसार गैस के अणु हर संभव दिशा में गति करने लगते हैं और ऐसा करते समय जब ये वाष्पीय अणु सतह के साथ वापस टकराते हैं तो पुनः द्रव अवस्था में आ जाते हैं। इस घटना को संघनन कहा जाता है। तो अब आप ये समझिए कि यदि किसी बंद निकाय में कोई द्रव रखा हुआ है तो उसमें वाष्पन तथा संघनन दोनों की क्रियाएं होंगी और एक समय ऐसा आ जाएगा कि वाष्पन की दर तथा संघनन की दर दोनों बराबर हो जाएंगी और ऐसी अवस्था को द्रव वाष्प साम्य कहा जाता है। द्रव वाष्प साम्य हम इसको नाम देंगे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अब ऐसी अवस्था में वाष्पों का जितना दाब उत्पन्न होगा उसे वाष्प दाब कहा जाएगा। तो हमने पहली बात समझी कि वाष्प दाब किसे कहते हैं। द्रव वाष्प साम्य में वाष्पों द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो आप ये पॉइंट समझ गए। अब हम बात करेंगे कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। प्रभावित करने वाले कारक, देखिए, जो वाष्प दाब है ये कुछ कारकों, कुछ फैक्टर्स द्वारा नियंत्रित होता है। इनमें जो पहला फैक्टर है, जो पहला कारक है, वो होगा द्रव की प्रकृति। ये पहला फैक्टर है, द्रव की प्रकृति।
दूसरा फैक्टर होगा दाब, दूसरा फैक्टर होगा ताप, और तीसरा फैक्टर होता है विलेय की प्रकृति। यदि हमने कोई विलयन बनाया हुआ है तो विलेय की प्रकृति भी वाष्प दाब को प्रभावित करेगी। तो देखिए, हम पहले बात करेंगे द्रव की प्रकृति। आप जानते हैं कि जो द्रव के अणु हैं वो एक दूसरे के साथ आकर्षण बलों में बंधे रहते हैं। यदि ये आकर्षण बल प्रबल होंगे, यदि ये आकर्षण बल प्रबल होंगे तो एक दूसरे अणु को वाष्पों में परिवर्तित होने से रोकेंगे। ऐसी अवस्था में क्या होगा कि वाष्प दाब का मान कम होगा। वाष्प कम बनेंगी तो वाष्प दाब का मान कम होगा। दूसरी स्थिति में यदि ये बल दुर्बल हो तो क्या होगा, दुर्बल होने की वजह से जो अणु हैं वो एक दूसरे को रोक नहीं पाएंगे, वाष्पों में जल्दी परिवर्तित होंगे। तो ऐसी अवस्था में वाष्प दाब अधिक होगा। तो देखिए, आप समझ सकते हैं कि यदि द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल प्रबल होंगे तो वाष्प दाब कम होगा, और यदि ये बल दुर्बल होंगे तो वाष्प दाब अधिक होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे कारक की तरफ, अर्थात ताप। देखिए, अणुओं की गतिज ऊर्जा तापमान के समानुपाती होती है, अर्थात ताप जितना अधिक होगा अणुओं की गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। वे उतनी ही अधिक फोर्स के साथ या उतने ही अधिक बलों के साथ एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करेंगे। तो ऐसी स्थिति में द्रव की वाष्पें अधिक बनेंगी और इसीलिए जो द्रव का वाष्प दाब है ये भी अधिक होगा। वाष्प दाब अधिक होगा। तो यदि तापमान अधिक है तो वाष्प दाब भी अधिक होगा। अब हम बात करते हैं विलेय की प्रकृति की। देखिए, किसी द्रव में जब आप विलेय को घोलते हैं तो विलेय दो प्रकार की प्रकृति के हो सकते हैं। देखिए, एक प्रकार के विलेय वाष्पशील विलेय कहलाते हैं और दूसरे प्रकार के विलेय अवाष्पशील कहलाते हैं। देखिए, हम इस बात को कैसे निश्चित करेंगे कि विलेय वाष्पशील है या अवाष्पशील है? तो इसका एक आसान सा तरीका होता है कि यदि किसी विलेय पदार्थ की वाष्प जल की वाष्पों की तुलना में जल्दी बन जाती हैं तो हम उसे वाष्पशील कहेंगे। जैसे अल्कोहल्स हैं, ईथर है, बेंजीन है, कार्बन डाइसल्फाइड है, या और इस तरह के जो विलेय हैं उनको वाष्पशील कहा जाएगा। और यदि किसी विलेय की वाष्पें जल की वाष्पों की तुलना में मंद गति से बनती हैं तो इनको अवाष्पशील कहा जाएगा। जैसे यदि हमने पानी में नमक घोल दिया है तो नमक की वाष्पें पानी की तुलना में न के बराबर बनेगी, नगण्य बनेगी। तो आप कह सकते हैं कि
जो नमक है ये एक अवाष्पशील विलेय है। तो अब हम यहां बात करेंगे कि यदि एक वाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी द्रव में मिलाकर विलयन बनाया गया है तो उसकी वाष्पों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अब आप समझिए कि हमारे पास जो विलयन है इसमें विलेय और विलायक दोनों ही वाष्पें बनाते हैं, दोनों की वाष्पें बनती हैं, विलायक की भी वाष्पें बनती हैं तो विलेय की भी वाष्पें बनती हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो वाष्प दाब है ये बढ़ जाएगा, क्योंकि विलायक के साथ साथ अब विलेय भी अपनी वाष्पें बनाता है, तो इसका जो वाष्प दाब है वो भी इसके साथ ऐड होगा। अब इस प्रकार के विलयन के लिए राउल्ट नाम के एक वैज्ञानिक ने अपना एक नियम बनाया जिसको राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट का नियम कहते हैं। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राउल्ट का नियम। अब देखिए, राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी वाष्पशील विलेय पदार्थ से बना विलयन, या फिर आप कह सकते हैं कि एक ऐसा विलयन जिसमें दोनों ही घटक वाष्पशील हों, तो ऐसे विलयन के लिए किसी घटक द्रव का वाष्प दाब उसके मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो देखिए, आप समझ सकते हैं कि दो वाष्पशील द्रवों से बने विलयन में किसी घटक द्रव का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। इसको राउल्ट का नियम कहा जाएगा। देखिए, राउल्ट का नियम एग्जाम में लिखने के लिए अक्सर आ जाता है, तो आप इसको फिर एक बार समझ लीजिए कि वाष्पशील द्रवों से बने विलयन में किसी घटक द्रव का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके पास दो द्रव हैं, द्रव नंबर 1 और द्रव नंबर 2। द्रव नंबर 1 का वाष्प दाब P1 है और द्रव नंबर 2 का वाष्प दाब P2 है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार P1 समानुपाती होगा chi1 के और P2 समानुपाती होगा chi2 के। यहां chi1 तथा chi2 दोनों द्रवों के मोल अंश या मोल प्रभाज हैं। तो देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि P1 बराबर होगा P01 इंटू chi1 के और P2 बराबर होगा P02 इंटू chi2 के। अब देखिए, ये राउल्ट के नियम के अनुसार हो गया कि किसी भी घटक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती है। अब देखिए, यहां जो P01 है ये घटक 1 यानी जो पहला घटक है इसका शुद्ध अवस्था में दाब है। यदि ये शुद्ध अवस्था में लिया जाए तो इसमें जो दाब उत्पन्न होगा ये P01 होगा।
इसी प्रकार जो पी नॉट 2 है, ये दूसरे घटक यानी घटक 2 का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, यानी जो उसका शुद्ध अवस्था में दाब होगा वो पी नॉट 2 होगा। अब देखिए बच्चों, हमने कक्षा 11 में एक नियम पढ़ा था जिसका नाम था डाल्टन का आंशिक दाबों का नियम। डाल्टन का आंशिक दाबों का नियम, हमने ये नियम कक्षा 11 में पढ़ा था। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं तो इस नियम के अनुसार आपस में क्रिया न करने वाली कुछ गैसों के मिश्रण को यदि एक पात्र में बंद कर दिया जाए तो प्रत्येक गैस के आंशिक दाबों को जोड़कर उस मिश्रण का कुल दाब ज्ञात किया जा सकता था। देखिए, डाल्टन के आंशिक दाबों के अनुसार आपस में क्रिया न करने वाली गैसों के मिश्रण का कुल दाब गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। अब देखिए, अगर हम इसी आधार को द्रवों के ऊपर भी लागू करें तो जो द्रव विलयन है, वाष्पशील पदार्थों से बना हुआ, इसका जो कुल दाब होगा अर्थात P टोटल, ये बराबर होगा P1 प्लस P2, यानी इन दोनों का जो वाष्प दाब होंगे उनका योग टोटल दाब के बराबर होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि P टोटल इक्वल होगा P01 इंटू Chi1 के और प्लस P02 इंटू Chi2 के। अब देखिए, ये हमारे पास एक सूत्र तैयार हो जाता है जिसकी सहायता से आपको आंकिक प्रश्न हल करने होंगे। अब देखिए, यहाँ P टोटल क्या है? कुल वाष्प दाब। P01 है घटक 1 का शुद्ध अवस्था में दाब। Chi1 उसका मोल अंश या मोल प्रभाज है। P02 दूसरे घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है और Chi2 उसका मोल प्रभाज है। तो देखिए, ये आज जो टॉपिक हमने पढ़ा इसका नाम है राउल्ट का नियम। अब देखिए, इसी के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा और बताता चलूं कि जैसे उस द्रव के अंदर जो वाष्पों का दाब है, उसी तरह से जब वो द्रवों का दाब वाष्पीय अवस्था में चला जाएगा तो वहां भी अलग अलग घटकों के मोल होंगे। तो आप वाष्प अवस्था में भी अलग अलग घटक का मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, जो वाष्प अवस्था है, वाष्प अवस्था, यदि आप इसमें मोल अंश या मोल प्रभाज ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको सूत्र बता देता हूं। पहली बात तो ये है कि हम इसको y1 और y2 से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने मोल अंश को Chi1 और Chi2 से रिप्रेजेंट किया था, इसी तरह से हम इसे y1 और y2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, y1 को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? P01 इंटू Chi1 अपॉन P टोटल। देखिए, जो पहले घटक का वाष्प दाब है, यदि आप इसे टोटल वाष्प दाब से भाग दे दें तो आपको उस घटक का वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार y2 इक्वल होगा P2 इंटू Chi2 अपॉन P टोटल की। तो देखिए, जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें आपसे वाष्प अवस्था में जो मोल प्रभाज हैं ये भी पूछे जा सकते हैं, और जो P टोटल इज इक्वल P01 इंटू Chi1 प्लस P02 इंटू Chi2 वाला फॉर्मूला है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो आप
इसको अच्छी तरह से समझकर तैयार करें। एग्जाम के लिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक